न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस देखें। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क हुआ लॉन्च, शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाना मकसद, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में होगा स्टोर। जीएम मस्टर्ड को मंजूरी मिलने की खबरें चर्चा में, जीएम सरसों की वाणिज्यिक खेती होगी संभव, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी देती है अप्रूवल। और मिशन डेफ स्पेस हुआ लॉन्च, अंतरिक्ष में होगा नवाचार, भविष्य में इस क्षेत्र में होगी रक्षा की जरूरत। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले दो सूचनाएं। पहला ये कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और दूसरा ये कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक ऑफिस बंद होने की वजह से नए एपिसोड्स नहीं आएंगे, लेकिन हम उस दौरान पूरे महीने के कंपाइलेशन प्रोवाइड कराने की आपको कोशिश करेंगे इसी टाइम पर, रात 9 बजे। केंद्र सरकार ने शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने के मकसद से एनसीआरएफ यानी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लॉन्च किया। इसे पब्लिक ओपिनियन के लिए पेश किया गया है। एनसीआरएफ एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है जिसके जरिए देश में क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी है। इसमें विद्यार्थियों के क्रेडिट एक एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टोर किए जाएंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से मतलब है एक डिजिटल स्टोर हाउस जिसमें आपके एकेडमिक्स के मार्क्स को स्टोर किया जा सकता है। इसमें विद्यार्थी का अपना डिजिटल अकाउंट होगा। इसके जरिए विद्यार्थी ने जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एनरोल किया है वहां पर 50% कोर्स पूरा करना अनिवार्य है। उसके बाद का कोर्स किसी दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पूरा किया जा सकता है। इसे सरल शब्दों में अगर समझें तो मान लीजिए आप इंस्टीट्यूट ए से मास मीडिया का कोई कोर्स कर रहे थे, किसी वजह से आप इंस्टीट्यूट ए से कोर्स पूरा नहीं कर पाए। आपके पास विकल्प है कि आप 50% कोर्स के पॉइंट एबीसी में स्टोर कर दें, बाद में आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में उन्हीं पॉइंट्स के साथ कोर्स को वहीं से शुरू कर सकते हैं। इससे एकेडमिक्स में कई तरह के लाभ होंगे, जैसे स्टूडेंट मोबिलिटी, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी और विद्यार्थियों को अपने लर्निंग पाथ का चुनाव करने का मौका खुद को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ें। इन दिनों खबरें चल रही हैं कि सरकार जल्द ही जीएम मस्टर्ड को मंजूरी दे सकती है। माना जा रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जल्द ही पूरी रिसर्च के बाद इस पर अपनी हामी भर देगी। अनुमति मिलने के बाद भारत में जीएम सरसों की वाणिज्यिक खेती की जा सकेगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक समिति है। इस समिति का गठन खतरनाक सूक्ष्म जीव या जेनेटिकली इंजीनियर्ड जीवों के विनिर्माण, उपयोग और भंडारण पर बने 1989 के नियमों के तहत हुआ था। ये नियम 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जारी हुए थे। देश में किसी भी जीएम फसल की पर्यावरणीय मंजूरी यही कमेटी देती है। बात करें जीएम फसलों की तो ये ऐसी फसलें होती हैं जिनमें जीन्स को आर्टिफिशियली मॉडिफाई किया जाता है। आमतौर पर इसके लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म से जेनेटिक मटेरियल लिया जाता है। जीएम फसलों को इस तरह तैयार करते हैं कि इनके बीजों से फसल पहले से बेहतर हो, ये बीमारियों से लड़ सकें और सूखे से जूझ सकें। साथ ही इन फसलों में कीटाणुओं के हमले से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। चूंकि इन फसलों की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए खाद्य सुरक्षा में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। हालांकि ये बात अलग है कि भारत में अभी तक केवल एक जीएम फसल बीटी कॉटन की खेती को ही मंजूरी मिली है। सरकार अब जीएम सरसों की खेती को मंजूरी देने की तैयारी में है, लेकिन पर्यावरण के कुछ जानकार इसका विरोध कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि जीएम फसलें क्रॉप डाइवर्सिटी के लिए खतरा हैं। न केवल इससे फूड सिक्योरिटी पर खतरा बढ़ेगा, बल्कि कीटनाशकों का इस्तेमाल भी काफी बढ़ जाएगा। वहीं बीज बाजार चूंकि किसानों की बजाय निजी हाथों में रहेगा, इसलिए कृषि क्षेत्र पर भी इसका खराब असर देखा जा सकता है। सरकार जिस जीएम मस्टर्ड को मंजूरी दे सकती है उसे DMH11 भी कहा जा रहा है। इसे ट्रायल के लिए सरकार ने 2017 में अनुमति दी थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी पर यूपीएससी 2015 में सवाल भी पूछ चुका है। सवाल पूछा गया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का गठन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत हुआ? खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं सुरक्षा अधिनियम 1999, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 या फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन डेफ स्पेस लॉन्च किया। इसे गुजरात में आयोजित हुए डिफेंस एक्सपो के दौरान लॉन्च किया गया। इसका मकसद अंतरिक्ष के क्षेत्र में डिफेंस फोर्सेज के लिए नवाचार करना है। किसी भी देश को भविष्य में सुरक्षित रहने के लिए अंतरिक्ष में सुरक्षा के लिए काम करना होगा। इस क्षेत्र की चुनौतियों की पहचान तीनों सेनाओं के द्वारा की गई है। इस मिशन के तहत निजी क्षेत्रों के लिए 75 चुनौतियों की पहचान की गई है। इन चुनौतियों से निपटने की रणनीतियां मिशन डेफ स्पेस के तहत तैयार की जाएंगी। आपको बता दें कि डिफेंस स्पेस एजेंसी इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के लिए एक ट्राई सर्विस एजेंसी के तौर पर काम करती है। यह स्पेस वॉरफेयर और सैटेलाइट इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। 12वें डिफेंस एक्सपो के साथ इंडियन ओशन रीजन प्लस डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इसमें दुनिया के 40 देशों ने हिस्सा लिया था। इसकी थीम चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड कोलैबोरेशंस इन द इंडियन ओशन रखी गई थी। इसका मकसद हिंद महासागर के देशों के बीच संस्थागत तौर पर वार्ता को, बातचीत को बढ़ावा देना है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सागर के तहत हिंद महासागर को शांतिपूर्ण रखने की बात की गई। सागर से मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर भारत की इंडियन ओशन पॉलिसी की थीम है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में लॉन्च किया था। गौरतलब है कि पहला इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव फरवरी 2021 में बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। आइए अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, मिशन डेफ स्पेस संबंधित है अंतरिक्ष के क्षेत्र में रक्षा से, सैटेलाइट निगरानी से, घरेलू रक्षा हथियारों के निर्माण से, या फिर नासा और इसरो के संयुक्त मिशन से। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव को मुलायम सिंह यादव के रक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए शुरू किया गया था। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन भारत की इंडो पैसिफिक से संबंधित रणनीति है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। चलिए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे और सही जवाब उनके क्या हैं। पहला सवाल था, पुंछी आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से, डिजिटल पेमेंट से, बैंकिंग से, या फिर पर्यावरण से। इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अंधविश्वास से जुड़े मामलों के लिए सख्त कानून है। मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने से संबंधित है। वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अन्य संस्थाओं के सहयोग से जारी किया गया है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों का चुनाव करना था। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। और इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल दो और तीन कथन सही हैं। भारत में अंधविश्वास से जुड़े मामलों के लिए सख्त कानून नहीं है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात आपसे मुलाकात होगी पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ ही पूरे महीने का कंपाइलेशन मंडे से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आज पूछे गए सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। बाकी दिवाली ठीक से मनाइए, अच्छे से सुरक्षित तरीके से। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।